हेलो फ्रेंड्स। आप लोग को तो पता ही होगा कि $1 95 के आसपास चला गया है। ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी है जब $1 हम लोग के 95 रुपया के आसपास चला गया है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो होते हैं ना, जो कंपनी यहाँ से सामान बाहर भेजती है बेचने के लिए, उसको फ़ायदा होता है जब रुपया का वैल्यू कमज़ोर होता है। जब रुपया का वैल्यू डॉलर के कंपेयर में कमज़ोर होता है और डॉलर मजबूत हो जाता है, तब होता क्या है ना कि जो कंपनी यहाँ से एक्सपोर्ट करती है ना सामान, उसको फ़ायदा होता है। और जो कंपनी इंपोर्ट करती है इंडिया में सामान, उसको नुकसान होता है। तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनमें हम लोग का फार्मा हो गया, फार्मा को फ़ायदा होगा। ऑटोमोबाइल को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये अभी नुकसान में जाएगा, ये गलत हो गया। आईटी को फ़ायदा होगा और स्पेशलिटी केमिकल को फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर का फ़ायदा होगा क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है ना, विदेशों में ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। विदेशों में विदेशी जो कंपनी है ना, चूँकि रुपया का वैल्यू कमज़ोर हो जाता है, तो उनको सामान क्या कहते हैं ख़रीदना आसान पड़ने लगता है, इसलिए हम लोग के का एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। वही जो कंपनियां बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करती है, जैसे ऑटो सेक्टर की बात हुई, ऑटो पार्ट्स का जो एंसिलरी प्रोडक्ट होता है, जो मान लीजिए ब्रेक हुआ ऑटो का, या फिर टायर हुआ, चाहे बहुत सा चीज़ ऑटोमोबाइल ना इंपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी को बहुत सा चीज़ इंपोर्ट करता है। तो ये इंपोर्ट करने वाली कंपनियां ना सफ़र करने लगती है। जैसे कि ऑयल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सब कंपनियां सफ़र करने लगती है। उन्हें लागत बढ़ने से नुकसान हो सकता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो फार्मा सेक्टर, मतलब कि अभी डॉलर मजबूत है, तो फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी को फ़ायदा मिलता है। तो पहले हम लोग फार्मा सेक्टर पे ही बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर की कौन कौन सी कंपनी को फ़ायदा होता है। फार्मा सेक्टर को इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी यूएस में कमाई डॉलर में होती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिए तो सन फार्मा जो कंपनी है ना, वो लगभग 1/3, और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है वो करीब 46%, मतलब ये 33% या 46% पैसा अमेरिका से लाती है, ये दोनों कंपनियां। जिससे डॉलर बढ़ने पर उनके रुपए में मुनाफा बढ़ता है। तो हम लोग यानी देखते हैं कि इन कंपनियों का क्या है। अगर मान लीजिए कि आप आप जो हैं वो समझना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कि किस कंपनियों को फ़ायदा होता है, किस कंपनियों को नुकसान होता है, तो देखिए हम लोग को कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता है। एनुअल रिपोर्ट में हम लोग को बैलेंस शीट, हम लोग को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओई, सब ये एबिटा ईबीआईटीडीए एबिटा, ये सब समझना होता है। तो इसके लिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। लेकिन एनुअल रिपोर्ट को शॉर्टकट में आसानी से समझने के लिए ये जो वेबसाइट है ना, ये स्क्रीनर हुआ, या फिर क्या कहते हैं money.com, मनी मैनेजमेंट, ऐसे ही कुछ है वेबसाइट का नाम। वो सब पे ना आप देख सकते हैं। मैं जनरली स्क्रीनर यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनर यूज कीजिए। तो स्क्रीनर पे आप सीधे यहाँ पे आइएगा, अपना अकाउंट लॉगिन कीजिएगा, और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो इस कंपनी का देखिए मार्केट कैप जो है वो 4,30,345 करोड़ रुपया है। तो बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का आर ओ सी 20.202% दिख रहा है। तो दिख रहा है आपको, साफ साफ यहाँ दिखेगा। आर ओ 16.9% है। प्राइस टू अर्निंग 35.5 है। अगर आप इस कंपनी में यानी पैसे लगाने का मन कर रहे हैं, तो आप प्राइस पीई इसका ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं। इसका यानी पीई ज़्यादा है, इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, तभी सजेस्ट किया जाए कि मार्केट अभी थोड़ा ज़्यादा, यानी ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा महंगी है, अभी नहीं खरीदा जाएगा। जब इसका पी कम रहेगा तब खरीदिएगा। तो रिटर्न ऑन एसेट 13% है। डेप टू इक्विटी, ये कंपनी कर्ज बहुत कम ली है। प्रोमोटर होल्डिंग 54.5% है। तो उसी तरीके से आप समझिएगा। देखिए इसका कंपटीटर कौन कौन सा है, आप इस स्क्रीनर वेबसाइट में देखिएगा कि इसका कंपटीटर कौन कौन सा है। सन फार्मा का कंपटीटर है डीवीज लैब है। डीवीज लैब के बाद टोरेंट फार्मा इसका है। डॉक्टर रेड्डी लैब है। डॉक्टर रेड्डी लैब देखिए 46% रेवेन्यू अमेरिका से ला रहा है, मतलब विदेश से ला रहा है। तो लेकिन यहाँ चौथे नंबर पे है। सन फार्मा पहले नंबर पे है। तो ल्यूपिन हो गया, सिप्ला हो गया, जाइडूज लाइफ साइंस हो गया, ये सब देखिए ये कॉम्पिटिटर है इनकी। आप इस सब कंपनियों को आपको यानी कंपेयर करना पड़ेगा
कि कौन सा कंपनी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो सन फार्मा में बात करते हैं तो इसका जो सेल्स है दिसंबर 2025 क्वार्टर में, देखिए यहाँ पे दिसंबर यहाँ पे दिख रहा है, दिसंबर 2025 क्वार्टर में सेल्स इसका 15,521 करोड़ रुपया के आसपास में है। और ये लगातार बढ़े जा रहा है, 13, 14, 15, 12। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग घट गया मार्च 2025 में। ये क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो आप इसको ईयरली देखिए, यहाँ पे ईयरली दिखेगा। देखिए यहाँ पे 56,000 आपको दिख रहा है, 56,000 दिख रहा है यहाँ पे, फिर 52,000 दिख रहा है, 48,000, 43,000, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रही है कंपनी। आप अगर मार्च 18 से यानी को पकड़ते हैं तो अभी तो आई जीडीपी डेटा, सीपीआई डेटा, डब्ल्यूपीआई डेटा सब 21, 22, 23 किया जा रहा है। तो आप मोटा मोटी 19 से देखिए ना, ये लगातार बढ़ रही है। 29,000, 32,000, 33,000, 38,000, 43,000, 48,000, 52,000, 56,000, लगातार बढ़ते चली जा रही है ये कंपनी। एक्सपेंस भी आप इसे देखिएगा तो अर्निंग के रेवेन्यू के कंपेयर में इसका एक्सपेंस भी मतलब कि स्टेबल है, खर्च भी इसका स्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देख रहे हैं लगातार बढ़ते चला जा रहा है, 8,000, 10,000, 11,000, 13,000, 15,000। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इसका लगातार बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट ये देखिए, इंटरेस्ट इसका लगातार बढ़ते चला जा रहा है, 238, 231, 302, 172 यहाँ पे है। तो ये डिप्रिसिएशन अगर देखिएगा, डिप्रिसिएशन जो यानी टूट फूट जो होता है तो उस रेस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं रेस्पेक्ट हो रहा है। हाँ, इस साल 2026 के आसपास में फाइनेंशियल ईयर में ये 2826 टूट फूट ज़्यादा हुआ है इसका, लेकिन चलिए मैनेज हो जाएगा। टैक्स कैसा है, 20% टैक्स, मतलब टैक्स जा रहा है इसका। नेट प्रॉफिट देखिएगा तो 10,953 यहाँ पे है, 10,965। और देखिए नेट प्रॉफिट तो देखना है, नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि टैक्स देने के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का वो यहाँ दिखता है। तो इसका टैक्स देने के बाद मतलब पूरे खर्च के बाद नेट प्रॉफिट इसका 10,953 है, यहाँ 10,965 है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप देखिए यहाँ घट गया है, स्टेबल नहीं है, घट गया है। फिर यहाँ देखिए स्टेबल है, यहाँ देखिए सीधे 2, 3 है, सीधे दुगना हो यहाँ पे हो गया है। तो 2023 में अच्छा कमाया था, 24, 25, 26 में थोड़ा कम कमा रहा है, लेकिन ठीक है, यानी वक्त के साथ बढ़ ही रहा है कंपनी। तो यही है। तो ईपीएस देखिएगा, ये अर्निंग पर शेयर, एक शेयर मान लीजिए आप लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप अगर रिटेल पे बात करें तो एक शेयर में अर्निंग कितना आ रहा है, एक शेयर आप लीजिए तो 45 रुपये कमा रहे हैं साल में आप, और थोड़ा कमा है, मतलब कि पिछले साल के कंपेयर में 45.5 से मतलब स्टेबल है, लगभग आसपास है। तो एक शेयर डिविडेंड पे आउट भी अच्छा दे रहा है, 34%, 35% डिविडेंड पे आउट है। तो ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं इस शेयर को। इक्विटी कैपिटल देखिएगा तो 240 पे है, 200 यहाँ इक्विटी कैपिटल इसका 240 है, 207 था, 207, 241, अभी 200, स्टेबल है, स्टेबल है। 2014 बहुत पहले की बात हो गई। इसका इक्विटी कैपिटल क्या होता है कि यानी शेयर का पूंजी कितना है इसके पास, 207 करोड़ की, ये जो फिगर दिखा रहा है करोड़ में दिखा रहा है, 207 करोड़ है इक्विटी कैपिटल इसके पास पैसा। रिजर्व की बात किया जाए तो देखिए रिजर्व इसके पास बहुत ज़्यादा है, 77,580 करोड़ है। बोरोइंग जो उधार लिए हुआ है 5,215 करोड़ रुपये उधार लिए हुआ है। अदर लाइबिलिटी जो है 20,672 दिख रहा है इस साल, जो ठीक है। टोटल लाइबिलिटी इसका है 1,03,706 करोड़। ये एक चीज़ देखिएगा ना कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी, ये मतलब कि टोटल लाइबिलिटी आप देखिए 100 इतना, और टोटल एसेट दोनों बराबर है, मतलब कि दोनों को इक्वेट कर दिया जाता है। और नेट वर्थ जो है इसका वो आपको एनुअल रिपोर्ट से समझ में आएगा। अब कैश फ्लो देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो अपना जो ऑपरेटिंग काम करती है कंपनी, उसमें कितना कैश क्या कहते हैं निकाली है कंपनी, 14,072 करोड़ यहाँ पे कमाई निकाली है। इन्वेस्टिंग यहाँ पे -5,183 में है, और फाइनेंसिंग -7,906 पे है। और रेशियोज वगैरह भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोग के फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में ये सब चीज़ है। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखना चाहते हैं तो प्रोमोटर के पास 54.48% है,
और स्टेबल है। मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक स्टेबल है, मतलब कि कंपनी के प्रोमोटर को पूरा फेथ है कंपनी में, और 50% से ऊपर अगर प्रोमोटर के पास है तो वो आपके लिए सेफ साइड है, आप ले सकते हैं। FII देखिए 16% FII है, DII 20%। चूँकि FII भाग रहे हैं इंडिया से ज़्यादा तो थोड़ा कम है, तो कोई उतना वरी करने की बात नहीं है। DII 20% है। गवर्नमेंट 0.11% है। गवर्नमेंट अपना यानी नज़र बनाए रखती है कंपनी के ऊपर। पब्लिक जो है 8.57% है, पब्लिक कम है, तो चूँकि ईरान इजराइल में वार चल रहा है तो पब्लिक थोड़ा कम है। तो उसी तरीके से आप यानी चाहिए तो और यहाँ देखिए एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 का एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाए। 24, 23, 22, 21, मतलब आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसी तरह से इसका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कौन कौन सा है, डॉक्टर रेड्डी लैब हुआ, सिप्ला हुआ, ये कॉम्पिटिटर का भी आप यानी जैसे क्लिक कीजिएगा डॉक्टर रेड्डी क्लिप लैब्स में, आप सीधे उसके इस पे वेबसाइट पे चले जाइएगा, इसके पेज पे चले जाइएगा। डॉक्टर अब कंपेयर कीजिए, आप एक जगह कॉपी में या फिर कंप्यूटर में कहीं पे लिखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका प्राइस टू अर्निंग 19.2 है, ये सस्ती कंपनी है, यानी इंडस्ट्री पी 27.4 है। सन फार्मा महंगी कंपनी थी, मतलब कि उसका पी 36 के आसपास था, और इसका पी कम पे है, तो ये ध्यान दिया जा सकता है इस चीज़ पे। ROE अच्छा है, ROC अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 26.6% है, प्रोमोटर होल्डिंग ये है। तो बहुत से वजह से प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसको रिसर्च कर लीजिएगा, कोई इसमें ये नहीं है। तो उसी तरीके से इसका भी एनालिसिस यहाँ दिया हुआ है। आप ल्यूपिन का देख सकते हैं, आप ये देखना चाहते हैं ये भी देख सकते हैं, सब है आपका। सेल्स आप देख लीजिए कि सेल्स में क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए यहाँ पे आपका सेल्स इसका भी स्टेबल है, मतलब कि ज़्यादा बढ़ रहा है इसका भी। तो आप में मोटा मोटी EPS देख सकते हैं, EPS इसका घटा है, यानी इस साल 66.72 पे है। देख सकते हैं आप, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। आप यानी स्क्रीनर वेबसाइट पे देख सकते हैं। और भी आप अगर चाहिएगा ल्यूपिन का देखना चाहते हैं, ल्यूपिन भी अच्छी कंपनी है, ये भी देख सकते हैं आप। मतलब जाइडियो लाइफ साइंस थोड़ी सस्ती कंपनी है, ये भी ले सकते हैं। और आपका प्राइस देखिए, सन फार्मा 1793 के प्राइस पे चल रहा है, के आसपास चलता होगा। DVG लैब 6000 के आसपास चल रहा है। टोरेंट फार्मा 4200 के आसपास चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी कंपेयर में सस्ता है, 1281 पे चल रहा है। ल्यूपिन 2324 पे 34 पे चल रहा है। सिप्ला 1242 पे चल रहा है। जाइडियो लाइफ साइंस 896 पे चल रहा है। तो आप इसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है कि फार्मा पे हम लोग रिसर्च कर लिए। फार्मा के बाद कौन सा मतलब कि आप देखना चाहिएगा, तिमाही और फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट देखना चाहिए हम लोग को किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले, जिसमें आय रेवेन्यू हम लोग देख लिए अभी, मुनाफा प्रॉफिट खर्चों का ब्यौरा सब देख सकते हैं। बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहिए, ताकि संपत्ति एसेट लायबिलिटी और नकदी प्रवाह कैश फ्लो का अंदाज़ा लगे। इसके अलावा मार्केट की स्थिति, कॉम्पिटिटर का स्थिति, मैनेजमेंट डिस्कशन पर भी ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको कंपनी के दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म रुझान समझ में आए। ये काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना गहरा विश्लेषण चाहिए। अगर आप बुनियादी आंकड़े और तेज़ी से निचोड़ चाहते हैं तो स्क्रीनर जैसे वेबसाइट, जैसे हम लोग गए मनी पे, जब हम लोग बात करें मनी कंट्रोल, इस वेबसाइट पे जाके आप यानी समरी देख सकते हैं किसी भी कंपनी का। आप BSE की वेबसाइट पर भी आसानी से PL बैलेंस शीट कैश फ्लो देख सकते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको गहराई में जानना है तो पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ताकि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव और नोट्स भी समझ में आ सके। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो इंडिया की टेक्सटाइल जो कपड़े एक्सपोर्ट करती है, टेक्सटाइल कंपनी को भी खरीदना इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल कंपनी को भी एनालिसिस करना चाहिए, काफ़ी सस्ती हो जाती है। अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीनर के वेबसाइट पे देखने के लिए कि टेक्सटाइल की कौन सी कंपनी अभी सस्ती है, अभी ख़रीदा जा सकता है। तो अगर आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं हम लोग के साथ, इन्वेस्टर्स यूनिवर्स पे जुड़िए। इन्वेस्टर्स यूनिवर्स के ऐप को अगर डाउनलोड कीजिएगा तो उसके ऐप पे
हर दिन डेली स्टॉक का जो न्यूज़ आता है उसका एनालिसिस रहेगा कि क्या आपके लिए, मान लीजिए कि अभी रुपया का वैल्यू डाउन है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि रुपया का वैल्यू अगर डाउन है तो उससे आपको कौन सा शेयर खरीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम, और कौन सा शेयर अभी बेचना है उस अकॉर्डिंग। ऐप पे हर दिन आते रहता है ऐसा जानकारी, शेयर का रिकमेंडेशन भी वहाँ रहता है, वो आप देख के खरीदिए नहीं, आप खुद अपना स्टडी कीजिए उसके बाद लीजिएगा। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में अक्सर ऐसे ऐसे समय पर बढ़त देखी जाती है, मतलब कि जिस टाइम रुपया कमज़ोर होता है तो बढ़त देखा जाता है। $1.95 के आसपास चल रहा है तो टेक्सटाइल कंपनी में सच में फ़ायदा होगा। अगर आप यकीन रखिए मेरे ऊपर, अभी हाल ही में एक अमेरिकी डॉलर लगभग 94.81 के आसपास चला गया है, लगभग 95 के आसपास चला गया है। इस दर के साथ टेक्सटाइल कंपनियों को एक्सपोर्ट पर फ़ायदा मिलने वाला है, मिलने की संभावना है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने से उनकी विदेशी कमाई रुपए में बढ़ जाती है। अब जैसे ट्रीडेंट हुआ, अरविंद लिमिटेड हुआ, वर्धमान टेक्सटाइल हुआ, वेल्सपन इंडिया हुआ, ये कंपनी को फ़ायदा हुआ। कुछ प्रमुख भारतीय टेक्सटाइल कंपनी है जिनको डॉलर की मजबूती से फ़ायदा होता है, तो मैंने इसका नाम बताया। ये कंपनी ग्लोबल एक्सपोर्ट में मजबूत है और डॉलर रुपया दर बढ़ने से उनकी आय रुपए में बढ़ सकती है। हालांकि लागत और वैश्विक मांग जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ प्रमुख भारतीय कृषि निर्यात, मतलब कि ये तो हम लोग बात कर लिए। अगर आप देखना चाहते हैं इसका किस कंपनी को आप समझना चाहते हैं, आप बताइए। शेयर में अभी हम लोग अरविंद लिमिटेड पे हम लोग देख लेते हैं कि अरविंद लिमिटेड कहाँ पे है। अरविंद लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, यानी आप सिक्योर रहिएगा। ये सब शेयर एकदम सिक्योर है, हम लार्ज कैप है। आप लोग सीधे ऐसे सर्च करना सीखिए, ऐसे सर्च किया जाता है। देखिए अरविंद लिमिटेड का सबसे पहले पी देखते हैं, 21.8 है, और इंडस्ट्री पी 20.6 है। तो इसका मतलब है कि अरविंद पी हाई डिमांड शेयर है। इसका दाम अभी एक हाई 405, 52 वीक हाई 405 है, 272 52 वीक लो है, 351 इसका करंट प्राइस है। मार्केट कैप 9,191 करोड़ है। पीईजी से थोड़ा महंगा हो जा रहा है कंपनी। पीईजी से आरओसी और आरओई मतलब कि एवरेज है, न ज़्यादा कम है न ज़्यादा अच्छा है। कर्ज ज़्यादा कंपनी नहीं ली हुई है। अब प्रोमोटर है होल्डिंग 40% के आसपास चल रही है। अब इसी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सा इसका कंपटीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेज इंडस्ट्रीज इस मामले में टेक्सटाइल में सबसे एक नंबर पे चल रही है। उसका कीमत 31,805 प्रति एक शेयर है। अरविंद लिमिटेड पैसे के हिसाब से भी तो चीप है, 350 के आसपास चल रही है, और इसका पीई भी कम है। और पेज इंडस्ट्री का पी 45.78 के आसपास चल रहा है, जो आपके लिए टफ है। तो 1392 पे है पर्ल ग्लोबल ग्लोबल गोलका दास एक्सपोर्ट 589 पे चल रहा है। काइटेक्स गारमेंट 152 पे चल रहा है, इसका पी देखिए 77 के आसपास है। और 19 ये देखिए पी 19 में चल रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाइएगा ना, लक्स इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल देखिए, लक्स आपको लगता है सिर्फ साबुन बनाती है, यहाँ देखिए कि टेक्सटाइल ही बना रही है कंपनी। तो देखिए जैसे जैसे नीचे जाइएगा वैसे 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर की कंपनी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती। इकोनॉमिक मोड जो हम लोग अपने कोर्स में बात किए हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बात किए हैं, जो वॉरेन बफेट इकोनॉमिक मोड के बारे में बात किए हैं, जो नंबर 1 नंबर 2 कंपनी होती है ना इकोनॉमिक मोड, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, स्विचिंग कॉस्ट की वजह से, जो पहली दूसरी नंबर की जो कंपनी होती है ना वही मलाई खाती है, बाकी कंपनी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो टॉप कंपनी ज़्यादा आगे है। देखिए स्टेबल अर्निंग, हर क्वार्टर में स्टेबल अर्निंग कर रही है यहाँ पे। और अगर पी एन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट साल भर का देखें तो देखिए तो टी टी एम में देखिए 8,971, मतलब पिछले 12 महीने में कितना कमाई है, तो 8,971 करोड़। और पिछले स्टेबल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ देखिए 8,382 से कम हो गया है, 7,700, मतलब कि होता है स्टेबल, फ्लक्चुएट होता है लेकिन फिर भी स्टेबल है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए कितना है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, रेशियोज है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 40% है, गिर रहा है, 41.16% पहले था, अभी 40% के आसपास चल रहा है।
तो वही है। पब्लिक देखिए 24.65% पब्लिक है, 9.6 से कम हुआ है। मतलब कि युद्ध की वजह से भी ये सब चीज़ होता है। लेकिन 25% के आसपास पब्लिक जुटी हुई है। FII 16% है, DII 19% है। जब से FII अक्टूबर 2024 से भाग रहे हैं, DII मार्केट को स्टेबल किए हुए हैं, तो ये भी बात ध्यान में रखने का है। तो टेक्सटाइल पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि टेक्सटाइल की कौन सी कंपनी धुआं उड़ा रही है, मार्केट में पैसा कमा रही है। अगला जो सेक्टर जो है हम लोग का, जो जो रुपया कमज़ोर होने से फ़ायदा कमाती है, उसमें से ये देखिए AW एग्री बिजनेस जो है, पूर्व में पहले अडानी विल्मर थी, बाद में इसका नाम AWL एग्री बिजनेस हो गया। देखिए अडानी अंबानी लोग ग्राउंड से जुटा हुआ है, देखिए एग्री बिजनेस में भी कूदा हुआ है। चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट है। KRBL जो चावल दुनिया में सबसे ज़्यादा KRBL एक्सपोर्ट करती है, तो AWL एग्री बिजनेस हो गया। ये सब धुआं छुड़ा रही कंपनी। चमन लाल सेठिया हो गया, ये 95 से ज़्यादा देशों में चावल भेजती है। KRBL भारत का सबसे बड़ा चावल मिलर है, जो 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। समझ जाइए आप। देखिए अभी चमन लाल सेठिया या KRBL किसी को हम लोग देखते हैं स्क्रीनर पर कि क्या पोजीशन चल रहा है। चमन लाल सेठिया को देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रहा है। ऐसे ही आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही स्क्रीनर पे जाके, मैं तो स्क्रीनर ज़्यादा यूज करता हूँ, आप देख लीजिएगा कि क्या आपके लिए सूटेबल है। तो देखिए चमन लाल सेठिया सेठिया प्रोमोटर होल्डिंग 74% है। एकदम सेफ कंपनी। ROC 16, ROE 14, दोनों अच्छा है। PE 10 पॉइंट, देखिए अभी एकदम सस्ती चल रही है कंपनी। इंडस्ट्री 23 है और प्राइस टू अर्निंग 10.7 पे चल रहा है। अब देखिए करेंट पॉइंट 217 है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। एकदम आप एकदम ले सकते हैं इस कंपनी को, एकदम चीप प्राइस पे मिल रहा है आपको, एकदम सस्ता। इतना एनालिसिस करने के बाद हम लोग को समझ में आ रहा है कि चमन लाल सेठिया एकदम सही दाम पे अच्छी कंपनी है, सस्ते में मिल रही है, आप ले सकते हैं। अभी तो खैर खरीदने का टाइम है, जिस जिस हिसाब से मार्केट गिरा हुआ है, अभी एकदम खरीदने का टाइम है। अब देखते हैं हम लोग कि आगे कौन सा शेयर है हम लोग का। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए ये सब चीज़। चीनी निर्यात कंपनियों में श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान, देखिए बजाज ये सब काम में भी घुसा हुआ है। ये मत सोचिए कि बजाज खाली इलेक्ट्रिक का हीटर ये सब बना रहा है। बजाज हर चीज़ में घुसा हुआ है, मामूली चीज़ नहीं समझिएगा आप। देखिए श्री रेणुका शुगर का हम लोग हाल देखते हैं स्क्रीनर पर कि क्या चल रहा है। कि श्री रेणुका शुगर, बजाज हो गया, और भी कंपनी है, लेकिन अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो बात करते हैं श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका, नहीं इसमें आया नहीं, कुछ वजह होगा, हो सकता है लिस्टेड नहीं होगा या फिर कोई और वजह होगा। तो अगला जो है, अगर आप बोलिएगा तो हम लोग देख लें। KRBL देखना चाहते हैं, KRBL देख लेते हैं। KRBL देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KRBL 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 देखते हैं हम लोग। KRBL चावल एक्सपोर्ट कर 80 देशों में चावल एक्सपोर्ट करती है। एक समय मैंने भी इस शेयर को लिया हुआ था और बहुत फ़ायदा दे के ही गया है। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है KRBL का। इंडस्ट्री PE 23 है और प्राइस टू अर्निंग इसका 10 है। 52 वीक लो 226 है, अभी 294 में चल रहा है। मतलब एकदम सस्ता शेयर। मैं 100 के ही आसपास लिया था और 135 140 के आसपास बेच के चला गया, पैसा चाहिए था मुझे। तो ROE भी कम है इसका अभी, और ROC भी कम है, लेकिन चलिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, आप स्टडी कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का, स्पेशलिटी केमिकल और IT कंपनी। तो पहले बात कर लेते हैं IT कंपनी। IT कंपनी तो खैर मतलब कि बहुत ज़्यादा डॉलर में छापती है पैसा, बहुत ज़्यादा अपना सर्विस एक्सपोर्ट करती है। जब भी IT कंपनियों रुपया कमज़ोर होता है तो डॉलर में इन लोग का कमाई होने लगता है ढेर, डॉलर मजबूत होने से। तो क्योंकि उनकी कमाई ज़्यादातर डॉलर में होती है, जबकि खर्च रुपए में होता है। जैसे इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, ये सब कंपनी धुआं छुड़ा देती है। ये टेक महिंद्रा हुआ, और भी एक कंपनी अच्छी कंपनी LTI माइंड ट्री, ये सब कंपनी तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। और यही सब कंपनी AI पर भी काम कर रही है। अपने
तो यही है, तो आईटी है हुआ। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो स्पेशलिटी केमिकल भी कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके निर्यात डॉलर में होता है, जिससे उनकी कमाई रुपए में बढ़ जाती है। हालांकि इनका लाभ तभी है जब इनपुट लागत डॉलर में ना बढ़े। कुछ प्रमुख कंपनियों में एसआरएफ लिमिटेड है। एसआरएफ भी अच्छी कंपनी है, अभी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ। अतुल लिमिटेड हुआ, फिनेटेक्स केमिकल हुआ, ये सब शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एसआरएफ पे हम लोग और अतुल लिमिटेड पे देखते हैं कि क्या है। तो चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो क्या नाम थे कंपनी का? एस आर एफ हम लोग देखते हैं कि क्या हाल है इसका। अभी देखिए एस का डिविडेंड यील्ड भी 0.36% है। प्रोमोटर होल्डिंग 50 से थोड़ा ऊपर। आरओई 10 पे है, 10% पे है। आरओसी 12 पे है, ठीक है, एवरेज है। इंडस्ट्री पी 14 और प्राइस टू अर्निंग 40, मतलब बहुत महंगी कंपनी अभी चल रही है। पी जब ज़्यादा है तो बहुत महंगी कंपनी ये चल रही है अभी। और शेयर का ये प्राइस 52 वीक लो के आसपास है, 2314 से 2495। तो पी जी -3.12, ठीक है, अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जब पी 14 के आसपास जाएगा तो ज़रूर खरीदिएगा इस शेयर को। कंपटीटर का देखते हैं कि कंपटीटर कौन कौन पीयर का कंपेरिजन देखते हैं। टाटा केमिकल हो गया 605 पे चल रहा है। मैंने ये शेयर 1000 पे लिया हुआ था, अभी 400 के लॉस में हूँ। क्या कर सकता हूँ? अब मारपीट चल रहा है तो मैं तो मारपीट रुकवा नहीं सकता हूँ। दीपक फर्टाइल्स हो गया, गुजरात अल्कलाइज हो गया, सब का हालत ख़राब है केमिकल का, अभी एकदम डाउन है सब। आप देख लीजिए। फिर कौन सी कंपनी था? अतुल, अतुल करके कोई कंपनी थी, उसको देख लेते हैं हम। अतुल का क्या हाल है? अतुल ऑटो, हाँ, चलिए अतुल 4772 लो था, 6000, तो महंगी कंपनी है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री पी 24 है, प्राइस टू अर्निंग 30 है, महंगी कंपनी। आर ओ सी 12 पे है, आर ओ ई 9 पे है। प्रोमोटर होल्डिंग 45 पे है। कर्ज एकदम नहीं है कंपनी, कर्ज नहीं है तो अच्छी बात है ये, कर्ज नहीं है तो अच्छी बात है। स्टेबिलिटी से इसका कमाई बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। और ईपीएस से बात करें तो ईपीएस ही बढ़ रहा है लगातार, ईपीएस भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 45% के आसपास है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहीं तक हम लोग का ये वीडियो था। अगले अगले वीडियो में देखते हैं कि किस मैटर पे हम लोग एनालाइज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।